गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल क्लास 10 बिहार बोर्ड के कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसका सीधा सीधा परीक्षा से संबंध होने वाला है। इसमें हम लोग अभी बात करने वाले हैं बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके और फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो से लाभ मिल सके। आइए बिना देर की हम क्या करते हैं, इसको शुरू करने का प्रयास करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? देखिए, खनिज क्या होता है? वे सारी वस्तुएं जिसे खनन करके धरती के अंदर से निकाला जाता है उससे खनिज कहा जाता है। लेकिन खनिज जब खान कर निकाला जाता है, उससे वस्तुएं निर्मित होती है, तो उसका प्रबंधन क्यों चाहिए, संरक्षण की आवश्यकता उसे क्यों पड़ती है? तो आप जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, आज पेट्रोलियम 109 रुपया कुछ पैसा यानी 109 रुपया 50 पैसा के लमसम पहुंच गया है। तो क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि दिन प्रतिदिन हम इन खनिजों पर निर्भर हैं और इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। हमें इनके बचाव के लिए कोई विकल्प निकालना बहुत जरूरी है। यानी अब हम ये कहें कि खनिज संपदा की कमी है तो उसका इस्तेमाल करना हम आज से बंद कर दे, तो ये संरक्षण नहीं हुआ। संरक्षण का मतलब हुआ कि उसका विवेकपूर्ण तरीका से उपयोग, यानी खनिज संसाधनों का जब उचित तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से उचित उपयोग करना ही संरक्षण कहा जाता है। हम बात करते हैं विवेकपूर्ण और उचित क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम अकेले हैं और हमें कार से जानी है तो हम उसके जगह पर बाइक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसमें तेल की बचत होगी। अगर हमें 15 लोग जाना है, 2 गाड़ी करने वाले हैं, अगर हम बस से यात्रा करते हैं तो खनिज संपदा बचने वाली है। यानी कहने का मतलब है कि सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर हमें पैदल कहीं जाने लायक है, साइकिल से इस्तेमाल करके कहीं जाने लायक है, तो उन जगह पर गाड़ियों का इस्तेमाल न करें। यदि ऐसा करते हैं तो हम इसका उचित क्या करते हैं, विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं। और समुचित उपयोग की मैंने जरूरत के अनुसार इसका इस्तेमाल करना, जब ज्यादा जरूरत हो तभी इसका इस्तेमाल करना। तो ये हो जाता है आपका खनिजों का संरक्षण प्रबंधन। यानी जब खनिजों को विवेकपूर्ण तरीका से समुचित उपयोग किया जाता है तो उसी को खनिज संपदा का संरक्षण के नाम से जाना जाता है। तो खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जिन खनिज संपदा पर आज निर्भर हैं वो खनिज संपदा एक न एक दिन समाप्त हो जाने वाली है। और जब एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? जब एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी तो ये जितने भी हमारे भौतिक सुख सुविधा की चीजें हैं, मोटरसाइकिल है, अभी हाल ही में खबर छपा है कि 3 दिन के लिए कोयला है तो 2 दिन के कोयला है, देश अंधेरा में डूब जाएगा, बिजली की कमी हो जाएगी। तो ये सब किसके कारण है? खनिजों का दिनानुदिन अधिकाधिक प्रयोग के कारण है। अतः हमें क्या करना चाहिए? तो इनके जगह पर सोलर प्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए, पवन चक्कियों के द्वारा बिजली की उत्पादन करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जल विद्युत ऊर्जा के द्वारा जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करके संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है और इसके विविध संसाधन प्रबंधन की जटिल प्रक्रिया है। इस उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। अब आगे देखिए, खनिजों का आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिजों का आर्थिक महत्व क्या है? खनिजों का आर्थिक महत्व का मतलब क्या होता है? आर्थिक महत्व क्या है? देखिए, खनिज एक अपूर्य संसाधन है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन
खनिज एक ऐसा प्राकृतिक विद्यमान स्वरूप तत्व है जिसका निश्चित आकृति और संरचना होती है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए होता है। खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में न तो किसी उद्योग न किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती है। लोहा है, अगर नहीं रहेगा तो घर नहीं बनेगा। चूना पत्थर से सीमेंट बनता है जिसके माध्यम से घर बनता है, सड़क बनता है, नदी नाले पर बांध बनाए जाते हैं। अर्थात अगर ये खनिज संपदा नहीं रहेंगे तो विकास की प्रक्रिया को इतनी तीव्र गति से बढ़ाना हमारे लिए, मानव जीवन के लिए संभव नहीं था। अब आगे है, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। देखिए, वैसे खनिज जिससे धातु की प्राप्ति होती है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे हेमेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, कॉपर पाइराइट हो गया। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है अधात्विक खनिज। क्या? अधात्विक, यानी ऐसा खनिज जिसके निष्कर्षण से हमें धातु की प्राप्ति नहीं होती है बल्कि अधातु की प्राप्ति होती है, बल्कि उसमें धातु का अंश का अभाव होता है या भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। अधात्विक खनिज कहे जाते हैं। इन पर चोट मारने पर यह टूट जाता है, जैसे डोलामाइट हो गया, हीरा हो गया, अबरक हो गया, चूना पत्थर हो गया इत्यादि ऐसे उदाहरण हैं। लाइमस्टोन सर्वाधिक मात्रा में औद्योगिक महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन में होता है धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है। देखिए, पहला पहचान है कि धात्विक खनिज में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। दूसरा पहचान है कि इसे पीटने पर एक क्या होता है, धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। तीसरा पहचान है कि इसे पीटने पर चदरा बन जाता है, टूटता नहीं है। अगला, इसे खींचने पर लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी इसकर पीट कर तार और चदरा बनाया जा सकता है। इनके गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है या विद्युत का सुचालक होता है। तो ये सब पहचान धात्विक खनिज के हो सकते हैं। अब आगे है, खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिजों की विशेषता क्या है? खनिजों की विशेषता जानने के लिए आप जानते हैं कि खनिज सभ्यता संस्कृति का आधार स्तंभ है। खनिज सभ्यता और संस्कृति का क्या है? आधार स्तंभ है, क्योंकि बिना खनिज के न परिवहन का संचालन हो सकता है, न औद्योगिक विकास हो सकता है, न आवास की समस्या का समाधान हो सकता है। तो इसके बगैर उद्योगों का विकास नहीं हो सकता है। चट्टानों के निर्माण में इसकी बहुत भूमिका होती है। 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है। इनमें 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज को दो वर्गों में बांट दिया जाता है, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। अब इसके बाद देखिए, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। देखिए, मैग्नीज एक धात्विक खनिज है। मैग्नीज क्या है? एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। इसका निर्माण किसमें? इस्पात के निर्माण में, मिश्र धातु के निर्माण में, और इसके अतिरिक्त सूखा सेल में जो काला काला होता है ना, सूखा सेल बनाने में, फोटोग्राफिक कैमरा में जो निगेटिव बनता है उसमें इस्तेमाल होता है, चमड़ा और माचिस उद्योग में, रंग रोगन में आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी रंग पेंट निर्माण करने में भी मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैग्नीज का हमारे दैनिक जीवन में, मैग्नीज का हमारे जीवन में, मैग्नीज का हमारे आर्थिक विकास में अत्यंत अहम भूमिका हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं 6 के बाद। अगला क्वेश्चन आपका है, वो दे रहा है कि मोनाजाइट भारत में कहां कहां अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। देखिए, जो भारत का उत्तरी है हिमालय और दक्षिण क्या है? दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में ये सबसे अधिक पाया जाता है। यानी मोनाजाइट भारत में कहां पाया जाता है? पहले समझिए, मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा
उड़ीसा आदि राज्यों के तटीय भाग जो समुद्र से सटे हुए हैं वहां उत्खनन हो रहा है और उससे मोनाजाइट की प्राप्ति हो रही है। अब आगे है जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती है। देखिए ऐसा मृदा जो नदियों के जल द्वारा क्या होता है प्रवाहित होती हुई, यानी जल कटाव के कारण प्रवाहित होती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो इसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी जब नई होती है तो इसमें उर्वरक और खाद की मात्रा अधिक होती है, तो यह खादर मिट्टी कही जाती है। यह इसमें बाढ़ का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। जबकि यह पुरानी हो जाती है तो इसमें उर्वरता धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि इस पर बाढ़ का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो इस अवस्था को बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये समझ गए। अब इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। देखिए जलोढ़ मृदा समझ गए, मिट्टी में, इस मिट्टी में क्या क्या होता है, पोटास, चूने की अधिकता होती है, नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना, दलहन और सब्जी के उत्पादन के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे आलू आदि, शकरकंद आदि उगाए जाते हैं। अब हम लोग कहते हैं भूक्षरण। भूक्षरण क्या होता है, मिट्टी जहां होती है वहां से अगर कट के दूसरी जगह चली जाती है तो इसी को भूक्षरण कहा जाता है। ये तीन कारणों से हो सकती है, वायु द्वारा भी काटी जाती है, बर्फों के द्वारा ही कटती है, और फिर किससे कटती है तो मिट्टी जल के माध्यम से भी कटकर, वर्षा के जल से या नदियों के जल से कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। तो जहां से कट के जाती है उस स्थान को हम कहेंगे कि यहाँ पे भूक्षरण की क्रिया हुई है। यानी मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित हो जाना क्षरण कहलाता है। यह भूक्षरण कई प्राकृतिक कारकों तथा गतिशील जल गतिशील जल, हिमानी तथा सामुद्रिक लहरों द्वारा नियंत्रित और प्रभावित होती है, नियंत्रित तथा प्रभावित होती है। अब इसके बाद अगला है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। देखिए गंगा जब क्या होती है मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो उसकी गति काफी तेज होती है, और यह तेज गति जब समुद्र क्या करती है आगे धरातल पर भारत के विभिन्न भागों पर पहुंचती है तो अपने साथ मिट्टी प्रवाहित करती हुई लाती है और अपने इर्द गिर्द के क्षेत्रों में प्रसारित करती हुई चली आती है। तो ऐसे भाग को जलोढ़ीय भाग या जलोढ़ीय मृदा का भाग कहा जाता है। भारत में इसकी काफी अधिकता है, इस कारण से भारत में फसल का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। हम बात करने वाले हैं कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार का जो, और उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदानी भाग को जिसे दियारा क्षेत्र भी कहा जाता है, यह फसलों के उत्पादन में काफी अग्रणी है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अब आगे है मृदा निर्माण के मुख्य घटक क्या। देखिए मिट्टी निर्माण का एक प्रक्रिया काफी जटिल होता है जो कई वर्षों में परिपूर्ण होता है। मिट्टी एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए मृदा को भी सुरक्षित रखना हमारे लिए अहम क्या होती है, आवश्यकता हो जाती है। हम जितना आज उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे मृदा को क्या हो रही है, हानि हो रही है। और इस हानि से अगर बचाना है तो मृदा को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसके लिए हमें कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हानिकारक रसायनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगानी चाहिए। तो आइए समझते हैं मृदा निर्माण के मुख्य 5 घटक कौन है। पहला स्थानीय जलवायु। जलवायु की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। आप देखे होंगे कि गर्मी में मिट्टी ज्यादा उड़ती है, बरसात में कम होती है। बरसात में कोई चीज सड़ता है तो सड़ने से ह्यूमस बनता है, माने क्या, मिट्टी बनता है, ठीक है, कंपोस्ट बनता है।
पूर्ववर्ती चट्टानें और खनिज कण, पूर्ववर्ती चट्टानें भी टूटकर मिट्टी का निर्माण करती हैं। वनस्पति और जीव, आप देखे होंगे कि पेड़ पौधे और वनस्पति सड़कर फिर क्या बनाते हैं, मिट्टी का ही निर्माण करते हैं। भू आकृतियां और ऊंचाइयां, अधिक ऊंचाइयां होती है तो भी धारा के कारण चट्टानें टूटती हैं और उससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा निर्माण में लगा समय, ये 5 चीजें हैं जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करती है। अब इसके बाद है आगे का क्वेश्चन, वो दे रहा है कि खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है। अभी बताए कि खादर मिट्टी क्या होती है। नवीन मिट्टी जो नदियों द्वारा प्रवाहित करके लाई जाती है, जिसमें उपजाऊपन की मात्रा अधिक होती है, ऐसी मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यानी खादर मिट्टी नहीं हो गई तो बांगर मिट्टी क्या हो गई, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, जबकि बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। उत्तरी बिहार और गंगा के मैदानी भाग इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र एवं पंजाब, जहां बहुत पहले जलोढ़ मिट्टी पाई जाती थी, अब क्या हो गया, वो धीरे धीरे बांगर में बदल गई है। तो वो उदाहरण है किसका, बांगर मिट्टी का। और बिहार के जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं, वहां के मिट्टी को। और मृदा संरक्षण के कोई प्रभावी उपाय, देखिए मृदा को सुरक्षित रखने का एक बढ़िया उपाय है क्या, फसल चक्रण। क्या है, फसल चक्रण। पहला, फसल चक्रण की पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। हम बात करेंगे फसल चक्रण है क्या। आप देखे होंगे, आप 8 में पढ़े होंगे कि दलहनी फसलों के जड़ों में नाइट्रोजन नामक जीवाणु, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने के लिए राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में बढ़ा देता है। दूसरे शब्दों में, धान की खेती जब होती है तो धान को अत्यधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब लगातार हम धान रोपते जाएं तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। लगातार दलहन फसल रोपें तो नाइट्रोजन की अधिकता होगी। हम क्या करेंगे, हमें 2 धान यानी खरीफ फसल के बीच में एक बार क्या करेंगे, दलहनी फसल बो देंगे। जितना ही नाइट्रोजन लेगा उतना ही नाइट्रोजन दे देगा, फिर ही लेगा फिर दे देगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी कभी होगी नहीं। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फसल चक्रण के नाम से जानते हैं। यानी मिट्टी में उर्वरता, पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए, मिट्टी के प्रबंधन के लिए हम 2 खरीफ फसलों के बीच एक बार दलहनी फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है, क्योंकि दलहनी फसल की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में मदद करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें 2 खरीफ फसलों के बीच एक बार दलहनी फसलों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी सुरक्षित होती है। दूसरा, रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक कंपोस्ट सड़ा गला कर उससे खाद बना करके उसका इस्तेमाल करें। हमें कीटनाशक दवा के जगह पर मवेशियों के मल मूत्र का इस्तेमाल किया जाए तो उससे क्या होगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी और मिट्टी प्रदूषित भी नहीं होगा, खाद्य पदार्थ भी सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। अब इसके बाद है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। पहले लिखेंगे फसल चक्रण क्या है, तो लिखेंगे 2 खरीफ फसलों के बीच एक बार हम दलहनी फसलों का उत्पादन करते हैं। चूंकि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में सहायक होता है, और इसी कारण से वहां पे मिट्टी क्या होती है, मिट्टी से नाइट्रोजन की मात्रा खत्म नहीं होती है और नाइट्रोजन की भरपाई रहती है। अतः 2 खरीफ फसलों के बीच एक बार दलहन फसल का इस्तेमाल करें तो उसे फसल चक्रण कहते हैं। और फसल चक्रण के द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन मिट्टी में बना रहता है। इस प्रकार फसल चक्रण से मृदा संरक्षित करने में हमें सहायता मिलती है। अब उसके बाद समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं, ये VVI क्वेश्चन है। देखिए, जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई की जाती है, इस तरह से
ढलानों पर कैसा जुताई किया जाता है? वृत्ताकार जुताई किया जाता है। उसकी आकृति समुच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इस प्रकार खेतों के पोषणीय तत्वों के जलों के साथ बहता नहीं है। अब ढलान पर ऐसे रहेगा तो धीरे धीरे बहेगा, एक धारा प्रवाह नहीं होगा, तो इससे मृदा की उर्वरा बनी रहती है। इस कृषि को समुच्च कृषि कहा जाता है। ढलान कृषि ये ढलानी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में होता है। अब आगे है, चिपको आंदोलन का वर्णन करें। चिपको आंदोलन क्या है? देखिए 1970 के दशक में सरकारें जो थी वो जंगलों की कटाई के लिए ठेका पर दे रही थी। ठेकेदार अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वनों की कटाई करना चाहते थे। अब इस वनों की कटाई करने से वहां के आदिवासी जो लोग थे उन्हें इस बात का आभास था, इस बात का भय था, इस बात का डर था कि उनका जीविकोपार्जन की प्रक्रिया छिन जाएगी, क्योंकि यही वन था जहां पे वे रहते थे, कंद मूल फल फूल आदि खाते थे, उससे उत्पादित वस्तुओं को लेकर निकट के बाजारों में बेचते थे, जिनसे उन्हें पैसों की प्राप्ति हो जाती थी और इन पैसों का इस्तेमाल करके वे अपने दैनिक दिनचर्या को चलाने में सक्षम हो पाते थे। उन्हें इस बात का डर था कि ये जंगल खत्म हो जाएगा तो हमारे पास रोजगार की, हमारे पास व्यवसाय, हमारे पास जीविकोपार्जन करने के लिए कोई विकल्प नहीं बचेगा। ऐसे में इनका जंगलों के प्रति लगाव होना लाजमी था। अतः ये क्या किए, 1970 के दशक में जब सरकार जाती है ठेकेदारों को लेकर के जंगलों की कटाई करने के लिए, तो ये लोग वृक्षों से चिपक करके वृक्ष की कटाई का विरोध करते। नहीं, बच्चा कहता है ना हम ना छोड़ो, ऐसे करता है ना, तो उस तरह से ये लोग क्या करते हैं, चिपक करके इसका विरोध करते हैं। और विरोध के बाद सरकार को घुटने टेकनी पड़ती है, क्योंकि इस विरोध का समर्थन बड़े बड़े नेताओं के द्वारा मिल जाता है, जिसमें प्रथम स्थान सुंदरलाल बहुगुणा का है। तो पूछता है कि किस जगह की घटना थी, तो उत्तराखंड के रैनीग्राम, जो उत्तर प्रदेश पहले था, उत्तराखंड के रैनीग्राम 1970 के दशक में। इसका संबंध किससे है, तो सुंदरलाल बहुगुणा से है। पेड़ों से चिपकना मतलब पर्यावरण को बचाने से था। तो ये हो गया आपका क्या, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र, जो आजकल उत्तराखंड में है, अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 में आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे बड़े पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए आगोश में घेर कर उसकी रक्षा करना शुरू कर दिए। इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने कंधे से कंधे मिलाकर इसका विरोध किया। सरकार को इसके आगे घुटने टेकनी पड़ी और इस प्रकार से एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण करने में हम और हमारा समाज सफल हो पाया। तो धन्यवाद किसके लिए, रैनीग्राम के लोगों के लिए, धन्यवाद उन जनजातियों के लिए जो स्वार्थवश ही सही पर्यावरण को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाया था। आज हम हैं, सामने वृक्ष कटती रहती है और उसका विरोध नहीं करते हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तभी तो हम समय पड़ने पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए त्राहिमाम करने लगते हैं। कोरोना काल आती है, ऑक्सीजन की भरपाई कम हो जाती है। क्या दुर्भाग्य है, कैसी विडंबना है, जहां वायु भरपूर मात्रा में है वहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जागिए और एक एक वृक्ष लगाइए, ऐसे बर्थडे मनाइए। बर्थडे में केक काटने से जीवन सफल नहीं हो सकता है, घर का लाइट बुताने से जीवन सफल होगा। घर में अगर लाइट जलता है उससे रोकिए, क्योंकि इससे कई कोयले जलते हैं, तो एक लाइट जलती है। घर में अगर विदाउट काम के पंखा चल रहा है तो उसे बुताने का प्रयास कीजिए। ये आपसे हथजोड़ी विनती रिक्वेस्ट है। आप मेरे बच्चों अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो आगे का दिन बड़ा दुष्कर होने वाला है। जल को बचाइए, बिजली बचाइए, पानी बचाइए। अगर नहीं बचाइएगा तो हाहाकार मच जाएगा, फिर कहाँ ढूंढिएगा पानी, पानी के बिना दम तरस तोड़ दीजिएगा। तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। आगे देखिए, वन का पर्यावरणीय महत्व क्या है। देखिए, पर्यावरण से वन जो है हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाता है। प्रत्यक्ष क्या,
हम जाते हैं पेड़ के पास जाके फल तोड़ लेते हैं, फूल चढ़ाने के लिए तोड़ लेते हैं। कंद मूल फल फूल वनस्पति औषधि टेनिन रेजिन गिल्सरॉल ये सब की प्राप्ति होती है, गोंद की प्राप्ति होती है। क्या नहीं देता है पेड़? औषधि देता है जिसके द्वारा हम बच पाते हैं, हमारा जीवन यापन चल पाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है भाई? तो अप्रत्यक्ष रूप से यह क्या करता है? तापीय संतुलन करता है। क्या करता है? तापीय संतुलन करता है। आप देखे होंगे जहां पर वृक्ष की अधिकता होता है वहां पर आप जाके पैरामीटर लगा लीजिएगा, आपका थर्मामीटर आपका मोबाइल का जो टेम्परेचर है 5 डिग्री कम रहेगा। अगर अगले जगह 35 डिग्री है तो वहां 30 डिग्री अवेलेबल होगा। इतनी बड़ी राहत देगा, इतनी बड़ी राहत देता है। दूसरे शब्दों में वृक्ष के कारण ही हवाएं बहती है, वृक्ष के संवहन के कारण वर्षा होती है। तो कहिए कि वन प्राकृतिक अनुपम उपहार है, यह जिसके आंचल में मानव आदिकाल से पोषित होता रहा है। वन जलवायु का सच्चा मानक है। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को रोकती है, दूसरी तरफ अच्छा वर्षा भी कराती है। यह वन प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है तथा वन प्राणियों के साथ ही मानव को कभी आवश्यक जीवनदायिनी वस्तुएं देती है, जैसे ऑक्सीजन। जीवमंडल में जीवों और जलवायु को संचालित करने की स्थिति प्रदान करना, संतुलित परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना, इसका सर्वाधिक महत्व है। सीधा समझिए कि वर्षा कराने में मदद करती है, वायु के संचरण में मदद करती है और तापीय संतुलन में मदद करती है। ये करोड़ों रुपया देकर आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास पैसा हो सकता है लेकिन ये पैसों के बदौलत वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जो ऑक्सीजन पेड़ से डायरेक्ट मिलती है। ये ऑक्सीजन पेड़ से डायरेक्ट मिलती है जिसमें क्वालिटी होता है कि बिना किसी पाइप लगाए आपके नाकों तक पहुंचता है, आपके फेफड़े तक चला जाता है। अन्यथा ये पैसों का जो ऑक्सीजन है उसके लिए तो ठूसना पड़ता है, उसे घुसाना पड़ता है, अपने से वो घुसता नहीं है। तो ये शरीर करोड़ों का है, अरबों का है, $5 ट्रिलियन इसका मूल्य है। इसको आप क्या समझिए, कमज़ोर न समझिए, ये बहुत कीमती है। इस पर ध्यान दीजिए और इसे बचाने के लिए, इसका फ्यूचर सुरक्षित रखने के लिए आप पर्यावरण पर विशेष ध्यान दीजिए। आगे देखिए, आगे है पेट्रोलियम किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम देखिए, जैसे दूध देखे है ना, दूध को हम क्या करते हैं, दूध जब गाय या भैंस से निकलता है तो क्या उससे जमा करके दही माठा या फिर उससे क्या होता है, छेना निकल जाता है, घी निकल जाता है, छाछ बनता है, कई प्रकार की चीजें, मिठाइयाँ बन जाती हैं। पेट्रोलियम उसी तरह धरती के अंदर से निकलता है। यानी आप देखे हैं गाय को घी देते हुए, गाय को का दही गारते हुए देखे नहीं, वो दूध होता है। तो उसी प्रकार पेट्रोलियम होता है जो एक शक्ति संसाधन है जो हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उपयोग यातायात संसाधनों में ईंधन के रूप में, औद्योगिक मशीनों में स्नेहक के रूप में होता है। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा, कृत्रिम रबर और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाने में होती है। इससे डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, अलकतरा आदि अलग अलग निकल कर आता है। अब आगे है, अगला क्वेश्चन हो जाता है बाबू, जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, जैव संसाधन और दूसरा हो जाता है अजैव संसाधन। समझते चलिए, जैव संसाधन क्या होता है, वह संसाधन जो हमें जीवों से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन के नाम से जाना जाता है, और वह संसाधन जो जीवों से प्राप्त नहीं होता है उसे अजैव संसाधन के नाम से जाना जाता है। जीव मंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछली, पेड़ पौधा और क्या है, स्वयं मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। इनके अनुकूल होती है, ये सजीव होते हैं, इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। जबकि अजैव संसाधन वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज हो गया,
चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, नदियां हो गई, पर्वत हो गया, ये सब के सब अजैविक संसाधन है, इनमें वृद्धि नहीं होती है, इनके उपयोग से इनका भंडार धीरे 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 ही सही समाप्त के कगार पर जाता है, तो इससे बचाना जरूरी है। आगे देखिए, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका होती है। संसाधन के निर्माण में देखिए, आज के वैज्ञानिक युग में तकनीक का बहुत बड़ा महत्व है। तकनीक के बल पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर भी कई देश विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए जापान को लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद देश अपने तकनीक और विवेक के आधार पर स्वयं को विकसित देशों की श्रेणी में रखा है। इससे संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर तकनीक नहीं होती तो बताइए, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल निकल पाता? नहीं निकल पाता। तो डायरेक्ट हर जगह पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं तो आधा चीजें बेकार जाती। इसका मतलब ये हुआ कि तकनीक संसाधनों के सदुपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बताइए। अभी बताएं कि देखिए, ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के, इसको हम लोग ऊर्जा संकट क्या है ये भी यहां से समझते चलें। ऊर्जा संकट क्या है, बात दोनों समझते चलेंगे। देखिए, ऊर्जा संकट क्या, पहले समझिए। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण क्या, पहले ऊर्जा संकट समझिए। यानी आज मानव अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए जिन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है उसका भंडार सीमित है, वो एक न एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। ऐसी परिस्थिति में जो आपके पास गाड़ी है, जो आपके पास वाहन है, ये सब मशीन है, ये धरा का धरा रह जाएगा। इसका इस्तेमाल संभव नहीं हो पाएगा, ये शोकेस में बना करके रखने लायक हो जाएगा। तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा संकट कहते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण यानी संरक्षण क्या है, ऊर्जा का विवेकपूर्ण तरीका से उपयोग। जैसे हम लोग पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, कोयला आदि का इस्तेमाल न करके जल विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करें, पवन विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करें, सोलर लैंप का इस्तेमाल करें, तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम अपने ऊर्जा को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, यानी हमें परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भर न रह करके किस पर निर्भर रहना चाहिए, गैर परंपरागत स्रोत जिसके भंडार अक्षय हैं, जो कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, जो कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। आगे देखिए, इसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अभी बताया कि इसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अधिक प्रयोग करना चाहिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के भंडार से बचना चाहिए। आगे क्या है, अनावश्यक उपयोग को कम कर देना चाहिए, मतलब सुबह शाम टहलने के लिए बाइक का इस्तेमाल ये सब नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। खान से कोयला और पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीक को विकसित करना चाहिए, जिससे कि खनन में ईंधन ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट ना हो सके और सुरक्षित वो बाहर निकल सके। जहाँ तक संभव हो बिजली बचाने का प्रयास करें। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का संरक्षण है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का संरक्षण है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का संरक्षण है। अब देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं, उनके नाम लिखे, किसी एक का वर्णन करें। देखिए, भारत में धरातलीय स्वरूप में अंतर है, मिट्टी में अंतर है, जलवायु की विविधता होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारतीय वनों को विभिन्नता के दृष्टिकोण से मूल रूप से 5 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में, 5 वर्गों में बांटा जाता है। पहला हो जाता है उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन, या इसे सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चिरहरित यानी ऐसा उष्णकटिबंधीय वन जहां सालों भर हरी भरी रहती है। चिरहरित, चिर मीन्स हमेशा, हरित माने हरा भरा रहने वाला। चिरहरित वन जहाँ हमेशा हरा भरा रहता हो, कभी पतझड़ नहीं आता हो, ऐसे वन को सदाबहार वन, क्योंकि सालों भर हरियाली, तो सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हो जाता है उष्णकटिबंधीय, ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन,
पर्णपाती वन, पर्णपाती का मतलब क्या होता है? पर्ण का मतलब होता है, पर्ण का मतलब होता है पत्ती, और पाती मीन्स गिरना। यानी जिस वन में पर्णपतित होता है, पत्ती गिरते हैं, ऐसे वन को पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। यानी वह वन संपदा जहाँ पर ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो सालों भर हरी भरी नहीं होते हैं, बल्कि एक निश्चित मौसम में इनके वृक्षों की पत्तियां झड़कर नीचे गिर जाती है, ऐसे वनों को हम पर्णपाती वन या पतझड़ वन के नाम से जानते हैं। अब आगे है शीतोष्ण पर्वतीय वन या कोणधारी वन। देखिए शीतोष्ण, जहाँ शीत की मात्रा ज्यादा हो, ठंडा ज्यादा गिरता हो, बर्फबारी होता हो, तो ऐसे वन को शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन कहा जाता है। अब इन पर्वतों पर जब बर्फ गिरता है तो इनकी पत्तियां इस प्रकार से होती है, पतला पतला इस प्रकार से होती है, मोटा मोटा चौड़ा चौड़ा इस प्रकार से होती है कि बर्फ गिर करके छलक करके कहाँ जाता है? नीचे आ जाता है। तो ऐसे वन को हम क्या कोणधारी वन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एक होता है डेल्टाई वन या ज्वारीय वन। देखिए ज्वार कहाँ आता है? समुद्र के किनारे। कहाँ आता है? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे ज्वार आता है, तो ज्वार के समय में ये धक्का लगता है, तो इस क्षेत्रों में जो जंगल पाए जाते हैं ये वन डेल्टाई वन, या डेल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि नदी जहाँ मुहाने पर बनाती है वहाँ जो जंगल होता है उसका डेल्टा वन कहा जाता है। चूंकि ये भी समुद्र के किनारे होगा इसलिए इसको डेल्टाई वन या ज्वारीय वन के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी के कटाव को रोकने में बड़ा मदद करता है ना। इसके अंतर्गत बांस उस आते हैं, बांस सुंदरी वृक्ष, जो गंगा का मुहाने पर क्या है? सुंदरी वृक्षों की एक वन है जिसे सुंदरबन डेल्टा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली गंगा ही है जिस पर एक वन पाया जाता है, सुंदर वन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट है इसका 5वां, मरुस्थलीय वन या कटीले वन। वो वन जहाँ वर्षा कम होती है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, ऐसे वनों में मरुस्थलीय वन के नाम से जाना जाता है। मरुस्थलीय वनों में एक चीज होती है क्या? कि इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि वाष्पसर्जन की क्रिया कम हो, और इन पत्तियों पर कांट होती है, इनके तनों में ज़्यादा मात्रा में कांट होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पसर्जन न हो, तो उसे जल की आवश्यकता कम पड़ती है। साथ ही मतलब इसमें कांटे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब आगे है वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। देखिए वन और वन्य जीवों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करते हैं, लेकिन वन्य जीवों के ह्रास का पहला कारण क्या है? वन प्रदेशों के कटने के कारण वन्य जीव के आवास की कमी होती जा रही है। वन्य जीवों का लगातार शिकार कर रहे हैं लोग। कृषि में अनेक रसायनों का प्रयोग ने भी कई प्राणियों के जीवन अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है, और प्रदूषण के कारण भी वन और वन प्राणियों का ह्रास होता जा रहा है। और सबसे बड़का चीज जनसंख्या में वृद्धि है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण हम आवास की समस्या के लिए, भोजन की समस्या के समाधान के लिए वृक्षों को काटकर और समतल भूमि बनाते जा रहे हैं ताकि घर बनाया जा सके, उद्योग लगाया जा सके और खेती बाड़ी का कार्य किया जा सके, जिससे वनों की कटाई होती जा रही है। अतः जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि भी वन जीवों के विनाश का मूल कारण हो सकते हैं। अब धीरे देखिए, निम्नलिखित से संबंधित एक एक खनिज का नाम लिखें। यानी बाबा बुधन की पहाड़ी, बाबा बुधन के पहाड़ी से कौन खनिज मिलता है? तो देखिए बाबा बुधन के पहाड़ी जो है वो लौह खनिज के लिए अधिक उपयोगी है। बाबा बुधन का पहाड़ी लौह खनिज के लिए उपयोगी होता है, जबकि बगरू पहाड़ी किसके लिए होता है? बक्साइट के लिए। बगरू पहाड़ी किसके लिए? बक्साइट के लिए उपयोगी होता है। कोलार जो है कर्नाटक में सोना के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ढाली रजहरा की खान लौह के लिए जरूरी है। घाटशिला ये झारखंड में है जहाँ तांबा का उत्पादन होता है। बैला डीला, देखिए बैला डीला क्या है? बैल का जो कुब्बड़ देखे है ना, इस कुब्बड़ की तरह इसका क्या है? इस कुब्बड़ की तरह
कुबड़ की तरह इसमें क्या बना हुआ है, कुबड़ की तरह ये दिखाई देता है, इसलिए इसको बैला डीला, बैल का डीला कहा जाता है। यहाँ पर लॉस की प्राप्ति होती है। कोडरमा जो है वो कहाँ पर है, कोडरमा ये भी झारखंड में ही पाया जाता है। घाटशिला भी झारखंड में, शायद झारखंडे बोले होंगे। कोडरमा अबरक की खेती के लिए, अबरक के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। एक समय था कि भारत अबरक के उत्पादन में विश्व में एकमात्र इकलौता देश था। अबरक भारत के अतिरिक्त और किसी जगह पर नहीं उत्पादित होती थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि अबरक की मांग पहले अधिक थी, अब कम है, क्यों? तो भारत अबरक के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, अकेला इकलौता राज्य है। और अबरक एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल वैद्युत यंत्रों के निर्माण में होता है, इसलिए इसकी मांग अधिक थी। लेकिन आजकल कृत्रिम अबरक का निर्माण होने लगा है, जिसके कारण इसकी मांग दिन प्रतिदिन विदेशों में कम होती जा रही है। अगला, रियासी क्षेत्र, ये भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्कों के नाम लिखे। देखिए, लौह अयस्क ऐसा है जिससे लोहा की प्राप्ति होती है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और अंडेराइट। ये सब के सब लोहा के प्रमुख अयस्क हैं। ये केमिस्ट्री में भी पूछ देता है। लोहा का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ऑप्शन में रहता है। अबरक का उपयोग देखिए, अबरक बताएं, अबरक विद्युत रोधी खनिज पदार्थ है जो ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण में खास करके सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल विद्युत इस्त्री बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका अबीर गुलाल में चमकने वाला देखे होंगे, आयुर्वेदिक दवा के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे है, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखे। देखिए, लोहा जो है एक आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आता है। बिना इसके उत्पादन के किसी देश का आर्थिक विकास संभव नहीं, क्योंकि औद्योगिक विकास नहीं हो पाएगी, आवास की समस्या खत्म नहीं होगी। तो लौह उत्पादक प्रमुख राज्य कौन है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, अब ये गलत है, गोवा लिखना है, गोवा, झारखंड आदि। कोयला के 4 प्रकारों के नाम लिखे। देखिए, कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट माना जाता है, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। पीट जो है वो धू करके लकड़ी की तरह जलता है। इसमें धुआं अधिक निकलता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए इसे घटिया कोयला कहा जाता है। एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। अब एक और चीज़ है, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन बिटुमिनस को सर्वोत्तम कोयला माना जाता है। क्यों बताइए? अमृत है, मिले नहीं, तो समृद्ध की क्या प्रयोजन है? मतलब ये हुआ कि एंथ्रासाइट उच्च कोटि का कोयला है, इसका भंडार सीमित है और ये ज़्यादा हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। कौन उपलब्ध होता है? बिटुमिनस ज़्यादा उपलब्ध होता है और इसी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमारे लिए बिटुमिनस सर्वोत्तम कोयला के रूप में होता है, माना जाता है। गोंडवाना क्षेत्र के कोयला मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाया जाता है? देखिए, इस समूह में 96% कोयले का भंडार शामिल है जो हमारे देश में मिला है। इसका निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। यह मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाया जाता है, डीवीसी दामोदर घाटी में, और एक क्या, सोन घाटी, महानदी घाटी और वर्धा गोदावरी घाटियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे फिर है क्वेश्चन नंबर कौन, अगला 27 के बाद शायद अगला 28 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है, 30, इसका मतलब अगला 28 क्वेश्चन, 29 था, अच्छा 29 था। कर है लौह और लौह खनिज में क्या अंतर है? देखिए, लौह खनिज क्या होता है? ऐसा खनिज जिसमें लोहा अंश रूप में पाया जाता है, लौह खनिज के नाम से, जिसमें मैग्नीज आता है, क्रोमाइट आता है, पाइराइट आता है, टंगस्टन, निकेल और कोबाल्ट लौह खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के इस्पात बनाने में किया जाता है। अब अलौह खनिज, इसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है सीधा,
जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, अबरक, बक्साइट, टीन, मैग्नीशियम आदि। इसका उपयोग जेवर बनाने में, सिक्के बनाने में, बर्तन, बक्सा, तार आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटा नागपुर खनिज पेटी का महत्व क्या है? देखिए, यह खनिज पेटी मुख्यतः नीस और ग्रेनाइट सेलों से युक्त होकर बना है। यह देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ कोयला, अबरक, लोहा, एस्क, यूरेनियम आदि मिलता है। इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल होता है। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल आदि शामिल होता है। आगे फिर है, बक्साइट किस तरह का उपयोगी खनिज है? इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है? देखिए, झारखंड के किन किन जिलों में इसकी प्राप्ति है? देखिए, बक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख खनिज है, इसलिए पूछता है एल्युमिनियम का प्रमुख है कौन है? बक्साइट। या बक्साइट किसका है? इसका एल्युमिनियम का, जिसका उपयोग वायुयान बनाने में, क्यों? क्योंकि हल्का होता है। बिजली का तार बनाने में, बर्तन बनाने में, क्योंकि ज़्यादा इसमें जंग नहीं लगता है। और इसका उपयोग सीमेंट बनाने में, खनिज तेल साफ करने में किया जाता है। बक्साइट की प्राप्ति लेटेराइट चट्टान से, किस चट्टानों में? लेटेराइट चट्टानों में। बक्साइट का बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? झारखंड के पलामू, लोहरदग्गा जिलों में पाया जाता है, जहाँ से निकाल कर रेल मार्गों द्वारा मूरी पहुँचाया जाता है। यहाँ खाने विकसित है। भारत बक्साइट का निर्यात जापान को, ब्रिटेन को, जर्मनी को करता है। आगे है, भारत में कोयले का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में कोयले का उत्खनन 1774 में ही प्रारंभ हो गया था। सोचिए आज से कितना, 400 लगभग 350 साल पहले। परंतु व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन कब चालू हुआ? 1839 ईस्वी से हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद कोयले का उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। अभी भारत का स्थान विश्व में कोयले के उत्पादन में 8वां है। और भारत के पास कोयला संकट की भी समस्या धीरे धीरे मंडराती जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर बिजली का उत्पादन यहाँ कोयले से ही होता है। आगे है, एल्युमिनियम के उपयोग अभी बताएं, वायुयान के निर्माण में, विद्युत उपकरण में, घर के साथ सज्जा सामान बनाने में, बर्तन बनाने में, सफेद मोम, रासायनिक वस्तुएं बनाने में, सफेद मोम नहीं होना चाहिए, कुछ होगा गलत, रासायनिक वस्तुएं बनाने में होता है। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ का मृदा की विशेषता क्या? देखिए, भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। तटीय मैदान स्थित महानदी, गोदावरी करती है, कृष्णा, कावेरी नदियां निर्मित डेल्टा जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र हैं। यहाँ की मृदा बालू, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात से निर्मित होती है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। ये उपजाऊ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये उपजाऊ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस सेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह का वीडियो सारा हम सोशल साइंस का बना देंगे, जिसे देखकर आप लाभ उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा और नंबर लाइए। हम लोग अब आगे बात करने वाले थे 35 क्वेश्चन के बाद 36 क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 36 क्वेश्चन में दे रहा है आपका कि संरचना, 36 क्वेश्चन जो है वो दे रहा है कि संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा स्रोतों को किस प्रकार बांटा जाता है। देखिए, संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा को दो स्रोतों में बांटा जाता है। ऊर्जा गुणों के आधार पर ऊर्जा का दो स्रोत है, एक जैविक ऊर्जा और दूसरा अजैविक ऊर्जा। मानव और प्राणी शक्ति की जैविक तथा जल शक्ति को अजैविक ऊर्जा के स्रोत कहने का मतलब है कि ऐसी शक्तियां जो जीवों के द्वारा प्राप्त होती है उसको जैविक ऊर्जा या जैविक शक्ति के नाम से जानते हैं, और ऐसी शक्तियां जो जीवों के द्वारा प्राप्त नहीं होती है तो उसे अजैविक शक्ति या अजैविक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। आगे हॉट स्पॉट का निर्धारण का मुख्य शर्त क्या है? देखिए, हॉट स्पॉट क्या होता है? ऐसा स्थान जहां पर विलुप्त प्रजातियां अधिक मात्रा में पाई जाती है उसको हॉट स्पॉट चिन्हित किया जाता है। इसके निर्धारण की मुख्य शर्त, देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण, ऐसी प्रजातियां जो अन्य और कहीं नहीं पाई जाती है। अधिवास पास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना, यानी जब क्या होता है, अतिक्रमण
होने लगता है दूसरे जीव का उस क्षेत्रों में, तो उसको बचाने के लिए हम लोग हॉटस्पॉट का निर्माण करते हैं। आगे है, भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थिति है? भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थिति है? देखिए, पवन ऊर्जा के विकास हेतु निम्नलिखित राज्यों में अनुकूल परिस्थिति है। कौन कौन? एक है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ पर सालों भर हवाएं बहती है और सालों भर हवाएं बहने के कारण यहाँ पवन ऊर्जा का निर्माण आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए कम से कम हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं होना चाहिए। चूंकि इन क्षेत्रों में 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक तेज हवाएं हमेशा बहती है, इसलिए यहाँ पे बिजली का उत्पादन हवा से किया जा सकता है। अब आगे है सागर सम्राट क्या है? देखिए, मुंबई के निकट समुद्र में एक क्या बनाया गया? प्लेटफॉर्म बनाया गया, जहां से समुद्र के अंदर से क्या किया जाता है, उसके नीचे से खोन करके और पेट्रोलियम निकाला जाता है, जिसे मुंबई हाई तेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसी प्लेटफॉर्म को सागर सम्राट के नाम से जाना जाता है। सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोल उत्पन्न क्षेत्र यानी कार्यरत एक जलयान है, जो समुद्री जल में जल के भीतर तेलकूप की खुदाई का कार्य करता है। यानी ये क्या है? सागर सम्राट क्या है? एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है। ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है? देखिए, तापीय शक्ति, ताप शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या होता है? कोयला। और तापीय शक्ति से हम लोग को आज बिजली मिल रही है, और यही कारण है कि अभी सरकार तुरंत न्यूज निकाली थी कि 3 दिन का कोयला है तो 5 दिन का कोयला है। ये कोयला धीरे धीरे आयात निर्यात की क्रियाएं की जा रही है। ये कब तक चलने वाली है? जब अपना ही खत्म होने वाला है तो दूसरा के सारे हम कितना दिन जिएंगे? मतलब ये हुआ कि आप अभी दुनिया देखने वाले हैं। आपका उम्र अभी 10 साल के करीब है, इसका मतलब 14 साल के करीब है, इसका मतलब है कि अभी आपका उम्र खड़ा ही होने वाला है, और आपके सामने ऊर्जा, तापीय ऊर्जा जो है हाथ खड़ा कर दिया है। तो उससे बचाने के लिए आप घरों में अभी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बल्ब बुताना शुरू कर दीजिए, कर ही दीजिए, आज ही से कर दीजिए। आगे है, कोयला का निर्माण लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है, जिससे लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, किंतु कोयले का उपयोग तेजी से हो रहा है, इनका भंडार सीमित है। ताप शक्ति इसी कारण समाप्ति के कगार पर बढ़ती जा रही है। आगे, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों में अवस्थित है? कौन कौन? हीराकुंड, तुंगभद्रा और रिहंद। देखिए, हीराकुंड जो है उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है। यह सबसे लंबा बांध के अंतर्गत माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 4801 मीटर पाई जाती है, लगभग 5000 किलोमीटर के लमसम है। तुंगभद्रा बांध परियोजना ये आंध्र प्रदेश में है, और ये तुंगभद्रा नदी पर भी है। और रिहंद उत्तर प्रदेश में। रिहंद बांध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। रिहंद बांध अम्परा के पास है। आगे है, वन्य जीवों के ह्रास में, वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार प्रकट कीजिए। देखिए, बढ़ते प्रदूषण ने वन्य जीवों के ह्रास में अपनी भूमिका निभाई है। पराबैंगनी किरण, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव द्वारा जीवों और वनों को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा वायु, जल, मृदा प्रदूषण ने भी वन और वन्य जीवों के जीवन को गंभीर संकट में डाल दिया है। इसलिए वन और वन्य जीवों की संख्या को धीरे धीरे घटती जा रही है। आगे, भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है? इसका महत्व क्या है? देखिए, यह विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक है। कौन सर्वोच्च? माने सबसे ऊंचा बांध में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 226 मीटर पड़ जाती है। इस पर 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं। भाखड़ा में 2 गुड़गांव होना चाहिए, गांव में, और एक कोटला में स्थापित है। यह 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करता है। यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में कृषि और औद्योगिक क्रांति लाने में परिवर्तन लाया है। भाखड़ा नांगल बांध से एक नहर निकलती है, जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। लगभग 500 किलोमीटर लंबा नहर सीधे राजस्थान जाती है, और राजस्थान के गंगानगर आदि जिलों को क्या करती है? सिंचाई उपलब्ध कराती है, जहां आज उसके कारण वर्षा होने लगी, कृषि कार्य होने लगा है। इसलिए राजस्थान की नहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहा जाता है? ऊर्जा के वे स्रोत
जो प्राचीन समय से हम उसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसमें आधुनिकतम कुछ नहीं है, नवीनतम कुछ नहीं है, तो ऐसे संसाधन को पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, किरासन तेल, ये सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके भंडार सीमित है और यह एक न एक दिन क्या हो जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम देखिए। 10 लुप्त होने वाले पशु में पहला हो गया गिद्ध। अब गिद्ध दिखता नहीं है, थोड़ा बहुत दिखता है, वो चील है। गिद्ध और चील में अंतर समझिएगा। गिर सिंह, गिर में पाए जाने वाला जो सिंह होता था। धूसर बकुला, पर्वतीय बटेर, हरा सागर, सवाल होगा, हरा सागर हो सकता है, कैसे सवाल होना चाहिए। कछुआ, लाल पंडा, भारतीय कुरंग, सारंग, श्वेत सारस और कृष्णा सारस, ये सब के सब भारत से विलुप्त होने के कगार, विश्व से विलुप्त होने के कगार पर हैं। चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? देखिए, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल माना जाता है। चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। इसका 76% उपयोग किसमें? सीमेंट बनाने में होता है। 16% उपयोग लौह इस्पात उद्योग में और 4% उद्योग रसायन उद्योग में, 4% उर्वरक, कागज, चीनी उद्योग में होता है। इसलिए चूना पत्थर भी एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाना जाता है। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? देखिए, परमाणु शक्ति वर्तमान समय में परमाणु शक्ति ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। यह विभिन्न खनिजों से प्राप्त होता है, जिसमें इल्मेनाइट हो गया, वेनेडियम हो गया, एंटीमनी हो गया और ग्रेफाइट हो गया, यूरेनियम हो गया, मोनोजाइट हो गया, थोरियम हो गया आदि आणविक खनिज है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? परमाणु रिएक्टरों में क्या किया जाता है? बिजली की प्राप्ति की जाती है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन अगला है आपका कि कैंसर रोग के उपचार में वनों का क्या योगदान है? कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? देखिए, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का इस्तेमाल होता है, CO60। हिमालय यव जो चीड़ के प्रकार के सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, इनकी पत्तियां, नींवों की छालें, जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है। इस टैक्सोल रसायन से दवा बनाया जाता है। किस चीज का? कैंसर का। किसका? कैंसर का। हिमालय जो चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष होता है, इनकी पत्तियां, छाल और जड़ों में क्या पाया जाता है? टैक्सोल। क्या पाया जाता है? टैक्सोल, जिसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज की दवा बनाने में किया जाता है। अब आगे है जल विद्युत उत्पादन कौन कौन से मुख्य कारक है? देखिए, जल विद्युत उत्पादन तभी हो सकता है जब जल विद्युत उत्पादन के लिए निम्न कारक होंगे। क्या? लगातार बहती हुई जलधारा, सालों भर धाराएं बहनी चाहिए। नदी मार्ग में तीव्र ढाल हो ताकि ढलान के कारण तेज बहाव हो। जल की धारा में तभी तेजी होगी। प्राकृतिक जल प्रपात बने, यानी वहां पर जल प्रपात बनाने के लिए समृद्ध जगह हो। सघन और औद्योगिक व्यापारिक केंद्र हो। पर्याप्त पूंजी भी होना चाहिए। परिवहन के साधन उपलब्ध होना चाहिए और प्राविधिक ज्ञान, अमर ऊर्जा के स्रोत का अभाव। इस तरह से अमर मीन्स यानी यही 3 ठो है। इसके आगे बढ़ते हैं, 3 ठो करें, 7 पॉइंट है। आगे है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? यह किस नदी पर है और किस क्षेत्र को इससे आर्थिक विकास होता है? देखिए, भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। यह सतलज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? सतलज नदी पर बना है, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। इसलिए इससे सबसे ज्यादा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, है ना, और इसके साथ साथ दिल्ली, राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। इससे कृषि और औद्योगिक विकास में काफी क्रांति हुई है। इस परियोजना से लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इससे हरित क्रांति लाने में काफी मदद लाया है। इससे निकलने वाली जो इंदिरा गांधी नहर है, वो राजस्थान को सिंचित और मरुभूमि से कृषि योग्य भूमि बनाने में वहां की मृदा को सफल हुआ है। अब आगे है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या? देखिए, प्राप्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। नवीकरणीय, जो नया हो, यानी वातावरण में पाए जाने वाले वे सभी संसाधन जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश,
हवा, पानी, तालाब, झील, नदियां, मछलियां, पेड़ पौधा, वन्य जीव, पशु पक्षी, ये सब नवीकरणीय संसाधन होते हैं। इसके भंडार अक्षय होते हैं, जल्दी खत्म होने वाला नहीं होता है। दूसरा हो जाता है बाबू अनवीकरणीय संसाधन। इसके अंतर्गत वे सभी संसाधन को रखा जाता है जो धात्विक या अधात्विक भंडार से प्राप्त होता है, जिसका भंडार अक्षय होता है, जिसका भंडार सीमित होता है और जो एक न एक दिन समाप्त हो जाता है। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन या परंपरागत संसाधन या अचक्रीय संसाधन या असंवहनीय संसाधन या असतत पोषणीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। वन महोत्सव और बाग परियोजना क्या है? देखिए, वन हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करता है। यह हमें कंद मूल, फल फूल, औषधि, टेनिन, रेजिन, गिल्सरॉल, प्राणवायु, ऑक्सीजन देता है, जल संवहन में और वायु के संवहन में मदद करता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें वनों को बचाना अत्यंत आवश्यक है। अतः वनों से लगाव लगाने के लिए एक महोत्सव बनाया गया जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। वन महोत्सव वन संरक्षण और विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रतिवर्ष नए वर्ष वन लगाए जाते हैं। 1952 ईस्वी में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाए जाने की परंपरा चालू हुई। गोष्ठियां होती, इससे वन के महत्व पर चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है और आगे की योजना बनाई जाती है। जबकि बाघ परियोजना, देखिए बाघ परियोजना क्या है? बाघ एक हिंसक जीव है, लेकिन बाघों की संख्या अगर समाप्त हो जाएगी तो शाकाहारी की संख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ जाएगी कि जितने पेड़ पौधे वृक्ष है उसे क्या करेंगे? चर जाएंगे और पृथ्वी नग्न अवस्था में हो जाएगी। वर्षा होगी और वर्षा में मिट्टी का कटाव होने लगेगा और तब मिट्टी जब कट के नदियों में जाएगा, नदी छिछली हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगा और लोग डूब के मरने लगेंगे। इसलिए बाघों को बचाना जरूरी है। अतः हिंसक बाघों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बचाना जरूरी है और इसे बचाने के लिए जो योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है उसे बाघ परियोजना के नाम से, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत बाघों को संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, प्रजनन के लिए व्यवस्थित स्थान दिया जाता है ताकि बाघों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि किया जा सके और बाघों को विलुप्तता से बचाया जा सके। बाघों को विलुप्तता से बचाया जा सके। अब आगे देखिए, यह बाघ अभ्यारण्य कहाँ का है? उत्तराखंड में कार्बेट, झारखंड में बेतला, मध्य प्रदेश में कान्हा, उड़ीसा में नंदन कानन। यहाँ श्वेत बाघ पाया जाता है। पूरे विश्व में बाघ तो पाया बहुत कम जगह पाया जाता है, उसमें भी भारत में उड़ीसा में ही एक श्वेत बाघ पाया जाता है और कहीं श्वेत बाघ पाया नहीं जाता है। इसका परिणाम हुआ कि दिन प्रतिदिन बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कि क्या है? एक नया सवेरा है प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। अब आगे देखिए, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो सकता है? सूर्य से आने वाली किरणें जब फोटोवोल्टाइक सेलों पर पड़ती है तब सूर्य से किरणें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। और इस ऊर्जा को हम लोग बैटरियों के माध्यम से संचित करके रात्रि में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ऊर्जा को सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। यही ऊर्जा क्या कही जाती है? सौर ऊर्जा कही जाती है। अब इसके बाद है, भारत में नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। देखिए, भारत में प्रायः नगर और कल कारखाने नदी के किनारे ही बसे हुए। जितना बड़ा से बड़ा शहर देखिए किसी न किसी नदी के किनारे हैं। टाटा स्वर्णरेखा और खरकई के संगम पर है। वही आप चलिए, बनारस गंगा नदी के किनारे हैं। उत्तर प्रदेश के कई, आगरा, ये सब जमुना के किनारे, दिल्ली जमुना के किनारे हैं। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नदी के किनारे ही शहर बसा है, क्योंकि पहले जल की आपूर्ति जरूरी था और यातायात के साधन के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता था। तो ज्यादातर नदी के किनारे शहर है और इन नगरों के गंदे जल और कल कारखानों के निकलने वाले कचरे प्रायः नदी में ही गिरा दिए जाते हैं। साथ ही कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायन, उर्वरक, कीटनाशक जल में मिलकर नदियों के जल को दूषित करते हैं, नदियों के जल को प्रदूषित करते हैं, जिससे नदी का जल स्तर धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है। और इसमें किसका? इसी कारण, दूषित जल के कारण क्या होता है? एक मछलियों में रोग होता है, मीना माटा। क्या होता है? यह आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। तब अब आगे देखिए,
भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है? गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए, भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी 3 वर्गों में बांटी गई। एक बलुई मिट्टी, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, बलुई मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी जल की प्यासी होती है, इसमें कृषि कार्य करने के लिए बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा होता है चिकनी मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसमें पंख की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, गाद की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। ये जब मिट्टी पड़ता है तो क्या होता है, दलदली और क्या सघन हो जाता है, और सूखता है तो इसमें दरारें पड़ने लगती है। तीसरी हो जाती है दोमट मिट्टी। दो मिट्टी जब मिल के बनता है उसी को दोमट मिट्टी कहा जाता है। तो दो मिट्टी कौन कौन? बलुई और चिकनी मिट्टी मिल करके जब एक मिट्टी का निर्माण करती है तो उसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। और दोमट मिट्टी गंगा के मैदानी भागों में अधिक मात्रा में पाई जाती है, जहां पर कृषि कार्य होता है, जहां पर कृषि कार्य यानी खेती अधिक मात्रा में होती है। अब आगे है, अगला है एक चैप्टर का सारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन इसमें करा देने वाले हैं हम। आगे है, मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दे। 1973 ईस्वी में मुंबई द्वीप के निकट अरब सागर में एक सागर तल का भेदन करके तेल निकाला जाता है। तेल क्षेत्र मुंबई हाई तेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो समुद्र से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना? समुद्र तट से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसे सागर सम्राट जल मंच के नाम से जाना जाता है, जिससे तेल की खुदाई में सुविधा मिलती है। यह महाराष्ट्र का एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसने 1974 से तेल उत्पादन शुरू किया। आज भारत के सर्वाधिक तेल उत्पादन क्षेत्र यहीं से होता है, और यही कारण है कि सौंदर्य प्रसाधन की ज़्यादा कंपनियां गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है, क्योंकि सौंदर्य प्रसाधन के लिए कच्चा माल इसी से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, नदियों पर जब बांध बना करके नदी के जल का इस्तेमाल कई उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए किया जाता है तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जैसे मछली उत्पादन कर लेना, सिंचाई की व्यवस्था कर लेना, बाढ़ से नियंत्रण स्थापित करना, कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना, विद्युत उत्पादन कर लेना, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य समन्वित रूप से नदी घाटियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना, जैसे बाढ़ का नियंत्रण, मृदा का कटाव से रोकना, सिंचाई एवं पीने के लिए पानी, उद्योगों, गांवों और नगरों में जल विद्युत उत्पादन, अंतः जलीय जल परिवहन और कई अन्य सुविधाएं जैसे मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण और मत्स्य का विकास के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे है, अभयारण्य क्या है? किन्हीं दो के नाम लिखे। देखिए, यानी किसी भी सरकार द्वारा ऐसा संरक्षित क्षेत्र जहां वन्य जीव के रहने के लिए उत्तम स्थान प्राप्त होता है, वो संरक्षित होते हैं, अभयारण्य कहा जाता है। अभयारण्य, अरण्य मीन्स जंगल। वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें भविष्य में लुप्त होने से बचाने के लिए सरकारी स्तर पर कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। उन्हीं में से एक वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया जाता है, जिसमें सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी पशु पक्षी को मारना और शिकार करना या पकड़ना वर्जित होता है। भारतवर्ष में कुल 513 अभयारण्य स्थापित हैं, जिसमें असम राज्य का काजीरंगा और अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा महत्वपूर्ण माना जाता है। आप सुने होंगे कि काला हिरण का शिकार कर दिए थे सलमान खान, 1997 की घटना, आज तक उन पर केस चलती है। ये सब क्या है? अभयारण्य का देन है। ये सब अभयारण्य का देन है। अब आगे है, अगला जो है वो है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी का 71% भूभाग पर जल है, और प्रकाश का प्रकीर्णन जब जल पर होता है तो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण अगर हम अन्य स्रोतों जैसे चंद्रमा आदि पर से देखते हैं तो पृथ्वी नीला दिखाई देता है। यानी जल की अत्यधिक उपलब्धता के कारण जल को नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है। अब आगे, वन विनाश के दो प्रमुख कारण, इससे पहले भी मिल गया है कि वनों के विनाश के दो कारण है, बढ़ती जनसंख्या, जलावान फर्नीचर, मकान निर्माण आदि में लकड़ी बनाने में इसका विनाश हो रहा है। आवासीय क्षेत्र के प्रसार के लिए, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भी हम वन का दिन प्रतिदिन कटाई कर रहे हैं। अब आगे है, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम। देखिए, झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल अत्यधिक मात्रा में कोयला उत्पादन करता है। तो झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन है? झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़, जहां पर अत्यधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है। अत्यधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है। अब आगे है,
किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का स्थान बताइए। भारत में स्थित 4 तेल शोधक कारखाना जहाँ तेल का शोधन किया जाता है, डिगबोई असम में है, तारापुर ये महाराष्ट्र में, बरौनी बिहार की एकमात्र तेल शोधक कारखाना है, और हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये 4 तेल शोधक कारखाने भारत में पाए जाते हैं। आगे, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी कृषि उपयोग होती है? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करके की जाती है ताकि मृदा का अपर्दन कम से कम हो सके। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। वनों के ह्रास या विनाश के 4 कारण, तो ये कारण पहले से भी हो चुका है। पर्यावरण की दृष्टि से भारत में जितना वन रहना चाहिए उसका 2/3 भाग ही बचा है, यानी वन ह्रास के कई कारण मिलते हैं। पहला कारण क्या है? तो पहला कारण है पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा की कमी के कारण वन क्षेत्रों में कम, पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में बचे वनों को काटकर उस पर खेती की जाती है जिससे वनों की कटाई हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में झुम खेती होने के कारण बड़े पैमाना पर वनों की कटाई की गई है। वनों में स्वतः आग लग जाने से भीषण वनों का नाश होता है, यह भी कारण हो सकता है। 2 परंपरागत और 2 गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। हम बताया अभी कि परंपरागत ऐसा स्रोत जिसका इस्तेमाल प्राचीन समय से लोग करते आ रहे हैं, परंपरागत स्रोत कहा जाता है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। और गैर परंपरागत स्रोत ऐसा स्रोत जिसका भंडार अक्षय है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे परंपरागत स्रोत को नवीकरणीय स्रोत या चक्रीय स्रोत या सतत पोषणीय स्रोत के नाम से जाना जाता है। इस स्रोत के अंतर्गत आता है पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा आता है। इसके बाद होता है बहुउद्देशीय परियोजना। से आप क्या समझते हैं? बताया भी कि नदियों पर बांध बनाकर उसके जल का इस्तेमाल कई उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए किया जाता है। पहला हो जाता है मछली उत्पादन के लिए, मनोरंजन के दृष्टिकोण से बांध देखने लोग जाते हैं। नंबर 3, सिंचाई की उपलब्धता के लिए, बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए, मृदा अपर्दन की क्रिया को बचाने के लिए और छोटी छोटी नहरें निकालकर यातायात की व्यवस्था के लिए आदि कई उद्देश्यों की आपूर्ति इससे होती है। इसके अतिरिक्त इससे बिजली उत्पादन होता है, तो इस कारण से इसे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। भूक्षरण के क्षेत्र लिखिए। देखिए अभी बताएं कि मिट्टी किसी कारणवश अपने जगह से कटकर बहती है तो इसी को भूक्षरण कहा जाता है। भारत के मध्य प्रदेश में चंबल नदी की द्रोणी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, जालौन जिले में, तमिलनाडु के दक्षिण और उत्तर क्षेत्रों में, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली आदि क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भूक्षरण की क्रिया देखने को मिलती है। यही क्वेश्चन दोबारा हो गया है। रीड डाटा बुक और ग्रीन बुक क्या है? देखिए रीड डाटा बुक हम क्या करते हैं, वन और वन जीवों की विलुप्त प्रजातियां के आधार पर हम एक बुक तैयार किए, मतलब एक बुक तैयार की गई। भारत की 2 संस्था वाटिनकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान केंद्र ने मिलकर 1970 में भारत की संकटग्रस्त वन जीवों की प्रजातियों की एक सूची तैयार की थी। इस सूची को ही रीड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ऐसे पौधे जो कम संख्या में पाए जाते हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं उनकी एक पुस्तक तैयार की गई है जिसे ग्रीन बुक कहा जाता है। विलुप्त हो रहे संकटग्रस्त वन्य जीव और पौधों की जानकारी इससे प्राप्त होती है। आगे है अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है? देखिए कई ऐसे बांध होते हैं जहां से 2 राज्यों को लाभ पहुंचता है, जैसे भाखड़ा नंगल बांध है, उससे 4-5 राज्यों को लाभ पहुंचता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक राज्य उस दूसरे राज्य को उस लाभ से वंचित करने का प्रयास करता है, तो इसी अवस्था के कारण एक विवाद उत्पन्न होता है जिसे अंतर्राज्यीय जल विवाद के नाम से जाना जाता है। जैसे अधिक राज्यों में होकर बहती हुई, उत्तर भारत में गंगा, पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत में कृष्णा, कावेरी आदि अनेक ऐसी नदियां हैं। विकास के इस दौर में सिंचाई, मत्स्य पालन, बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण आदि कार्य नदी से ही जुड़ा है। एक से अधिक राज्यों के बीच नदी के जल के उपयोग को लेकर कभी कभी आपस में विवाद छिड़ता है, इसी को हम क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। आगे है वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों की भूमिका। देखिए हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा, पीपल को हिंदू नहीं काटते हैं, क्यों? पीपल एक तरीका से ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में देता है तो हिंदू उसे पूजते हैं। ये अभी देखे ना कोरोना काल में
ये तुलसी के पत्ता का इतना, शमी के पौधा का पूजा की जाती है, केला का पूजा की जाती है। तो कई प्रकार से हमारे रीति रिवाज जो है, भारतीय परंपरा वन और वन जीवों के साथ अभिन्न संबंध रखा है। पौराणिक ग्रंथों में, कर्मकांडों में वनों और वन्य प्राणियों का काफी महत्व दिया गया है। धार्मिक अनुष्ठानों में लगभग 100 पौधों की प्रजातियों का प्रयोग हमारे रीति रिवाजों में वनों की महत्ता को बताता है। सम्राट अशोक ने तो वन जीव जंतुओं के शिकार पर ही रोक लगा दिया था। बाबर और जहांगीर के आलेखों में भी प्रकृति संरक्षण का उल्लेख मिलता है। मुगल चित्रकला में भी वन और वन प्राणियों से प्रेम दिखाई देता है। और सीधा सीधा समझिए कि हम वनों की पूजा करते हैं। कभी वो कौन तो पर्व करती है जिसमें वर की पूजा करती है, और वर की पूजा करके और कहती है कि क्या हो जाएगा, वर जो होगा माने जो उसका पति है वो ज़्यादा दीर्घायु हो जाएगा। तो वर की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, शमी के पौधे की पूजा होती है, केला की पूजा होती है। तो इस प्रकार से वन और वन संरक्षण में हमारी रीति रिवाज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन संरक्षण के 4 उपाय। देखो, वन संरक्षण के पहला उपाय, जिन क्षेत्रों में वन काटे जाए वहाँ पुनः वृक्षारोपण की जाए। वन क्षेत्रों के विकास के लिए उन क्षेत्रों में नए नए वृक्ष लगाए जाएं। वन संरक्षण के लिए एक निश्चित नीति और नियम सही ढंग से पालन किया जा सके। वृक्षों में लगने वाले पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए लगने वाले बीमारियों से उसे बचाना चाहिए, ताकि वन जो है टोटल भूभाग का 33% रह सके। भारत में इसकी काफ़ी कमी, लगभग 19.6% ही हो चुका है। आगे है जल प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर उपाय। देखिए, सभी जीवों के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, और जल कई बीमारियों का कारण भी हो सकता है। कब? जब वो दूषित होता है तब। ऐसे में जल को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें बड़े बड़े नगरों के कूड़ा करकट मल आदि को निकट बहने वाली नदियों, तालाबों, झीलों, जलाशय में न गिराया जाए, डायरेक्ट न गिराया जाए, उसे छान करके। आगे, कल कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशयों में न जाने दिया जाए। तालाबों में कीटनाशक दवाएं न छीटा जाए, और अणु परीक्षण, परमाणु विस्फोट, रासायनिक अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि इसके कारण भी जल प्रदूषित होता है। आगे, उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया। तो उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया। प्राथमिक ऊर्जा, ऊर्जा के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा के स्रोत, इसे परंपरागत ऊर्जा कहा जाता है। और गौण ऊर्जा, ऊर्जा के अंतर्गत ऐसे स्रोत शामिल किया जाता है जो प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त होते हैं, तो उससे गौण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से फर्स्ट चैप्टर की सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय करा चुके हैं, जिसका संबंध दीर्घ उत्तरीय के साथ भी होगा, जिसका एक अलग से वीडियो हम पेश करने वाले हैं। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।